जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है हमारा अध्याय 9 और जिसका नाम है वैश्वीकरण। अभी तक मैंने आपको इसके कुछ अहम पहलुओं से रूबरू करवा दिया है। मैंने आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से वैश्वीकरण की स्थितियों के बारे में समझा दिया है। अब मैं चल रहा हूं आपको वैश्वीकरण की गहराइयों को समझाने, वैश्वीकरण के कारण को समझाने की दुनिया वैश्वीकरण के इस जाल में कैसे आई, क्यों फंसी, और फिर उसके बाद मैं वैश्वीकरण के 3 प्रकार के प्रभावों को आपको समझाऊंगा, जिनको आप समझ लेंगे तो जान जाएंगे कि दुनिया किस प्रकार से वैश्वीकरण के जाल में फंसी हुई है। आप जान पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि वैश्वीकरण ने दुनिया को या कहिए हमारे जीवन पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डाला हुआ। मैंने उस दिन आपको बहुत सारे उदाहरण दिए कि अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां सभी प्रकार के कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगी तो छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे हम जैसे व्यापारियों का क्या होगा? हम जैसे व्यापारियों का कुछ नहीं होगा। अगर स्कूल ही अपने ट्यूशन सेंटर खोल ले तो क्या होगा? फिर ट्यूशन सेंटर, ट्यूशन टीचर का कुछ हो पाएगा? सीधी बात ना। तो हर इंसान को उसके प्रोफेशन में एक बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके लिए बाउंड्रीज डिसाइड करे। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं कि वैश्वीकरण के क्या कारण हैं और फिर हम वैश्वीकरण के 3 प्रकार के प्रभावों को बखूबी समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के चैप्टर को, और जिसमें चल रहे हैं हम पढ़ने और समझने वैश्वीकरण के कारणों को। क्या है वैश्वीकरण की वजह? देखो, मैंने आपको बता रखा है पहली बात ही कि दुनिया में कोई भी देश अपने आप में पूर्ण रूप से संपन्न नहीं है। सबको किसी ना किसी की सहायता चाहिए ही चाहिए। बिना सहायता के हम इस दुनिया में रह नहीं सकते, सरवाइव कर नहीं सकते। अगर हमें रहना है और सरवाइव करना है तो हमें एक दूसरे से लेन देन करना पड़ता है। अब जैसे हमारा देश है, हमारे देश में कच्चा तेल नहीं है, हमारे देश में कच्चा तेल नहीं है। तो अगर हमें मशीन्स को चलाना है, हमें औद्योगिकीकरण को बढ़ाना है तो हमें कच्चा तेल तो चाहिए ही चाहिए। बिना कच्चे तेल के तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें अरब देशों से, यूएस से और रशिया से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास है कच्चा तेल और इनसे हमें लेना पड़ता है। तो यही चीज है, यही वो मूल कारण है जिसके कारण से वैश्वीकरण हुआ है दुनिया में। दुनिया एक दूसरे पर निर्भर हुई है, दुनिया ने एक दूसरे से सामान खरीदा है। लेकिन पहले जो ये वैश्वीकरण था ये बहुत ही छोटे स्तर पे था, इतने बड़े स्तर पर नहीं था कि आज आप चाह रहे हैं अमेरिका की खबर देखना तो आप आराम से अमेरिका की खबर देख पा रहे हैं। ये उस समय संभव नहीं था। उस समय इस चीज को होने में कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगता था। लेकिन आज आप 1 सेकंड में जो चीज अमेरिका में हो रही है, अगर वो नेट पे जाती है तो तुरंत उस चीज को आप देख पाते हैं। ये जो रफ्तार बढ़ गई है, ये जो तीव्रता बढ़ गई है, उसके बीच में जो अवरोध थे, सीमाएं थी, वो जो सीमाएं खत्म हो गई है सूचनाओं के आदान प्रदान की, वो है वैश्वीकरण। आज का वर्तमान समय का वैश्वीकरण वो वैश्वीकरण है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, वो बाधा रहित है। सुविधाओं का बाधा रहित प्रवाह हो रहा है, सुविधाओं का, विचारों का, सेवाओं का, इन सब चीजों का जो ये बाधा रहित प्रवाह हो रहा है ना, ये है वैश्वीकरण, ये है वैश्वीकरण। इसी को हम बखूबी अपनी किताब के माध्यम से भी समझेंगे। तो चलिए, अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है तो शायद यह पूछना असंगत ना होगा कि इस परिघटना में क्या कुछ नई बात है। भाई, पहले भी ये सब कुछ होता था। अगर वैश्वीकरण का मतलब है लोगों, विचारों का आना, पूंजी का आना, वस्तुओं का आदान प्रदान और लोगों की आवाजाही, तो ये तो सदियों से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो फिर क्या है वैश्वीकरण में नया? मैंने बताया ना, वैश्वीकरण में जो नया है वो क्या है?
इन चीजों के आवागमन की रफ्तार, जो इनके आवागमन की रफ्तार है ना, वो बहुत तेज है। और उस तेजी के कारण किसी का डोमिनेंस है किसी पर, किसी का डोमिनेंस है किसी पर। अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक जब नया नया आया तो उस पर किस भाषा का डोमिनेंस था? इंग्लिश का था डोमिनेंस। और इंग्लिश का डोमिनेंस था तो इसका मतलब अगर आपको फेसबुक चलाना है तो आपको इंग्लिश तो सीखनी ही पड़ेगी। बिना इंग्लिश सीखे आप फेसबुक से कनेक्शन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इंग्लिश का डोमिनेंस था। तो इससे क्या हुआ? आपका वेस्टर्न कल्चर का क्या हुआ? एडवर्टाइजमेंट हुआ। वेस्टर्न कल्चर हमारी रगों में घुसा, हमारे खूनों में घुसा। आज हम देख लीजिए, आधे से ज्यादा लोग आज के टाइम पे आप देखोगे हिंदुस्तान की जो युवा पीढ़ी है वो कौन सा ड्रेस अपना रही है? ज्यादा वो कौन सा ड्रेस अपना रही है? जीन्स अपना रही है। तो जीन्स क्या? वेस्टर्न कल्चर है। अब इसी से ना ये सारे के सारे प्रभाव जुड़े हुए हैं। ये जो तीनों प्रभाव है ना, ये सारे के सारे एक चीज से ही जुड़े हुए हैं। और ये मैं आपको बखूबी समझाऊंगा। पहले ये जान लेते हैं वैश्वीकरण के कारण क्या है, फिर उसके बाद हम करेंगे। ठीक, अगर इन चार तरह के प्रवाहों की ही बात है तो फिर वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय जारी रहा। बहरहाल जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन वैश्वीकरण के साथ कुछ खास बात है, वे ध्यान दिलाते हैं कि नई बात इन प्रवाहों की गति और इनके प्रसार का धरातल। नई बात क्या है? इनके प्रवाह की गति, जिस तेजी से ये चीजें इधर से उधर आ रही है ना, ये है आज का तात्कालिक वैश्वीकरण। मैंने ये बात आपको पहले ही बोल दी कि जो इनका सीमित रहित आवागमन है तेजी से। मैंने बताया ना आपको, आज आप अमेरिका में होने वाली कोई भी वैचारिक क्रांति को अपने फोन पर 2 मिनट में एक्सेस कर ले रहे हैं, 2 मिनट में। और वहां वही चीज पहले के टाइम से, आज से 30 साल पहले अगर यही चीज होती तो हमारे तक उसे आने में कम से कम 1 महीना 2 महीना लग जाता। लेकिन आज के टाइम पे वहां कुछ होता है और हमें भी तुरंत, वहां की जनता को जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी जल्दी हमें भी पता चल जाता है, उतनी ही जल्दी हमें भी पता चल जाता है। ये वास्तविक चीज है। आज के वैश्वीकरण की सबसे विशेष बात ये है, चीजों की तीव्रता, जो सूचना की तीव्रता है, पूंजी की तीव्रता। पहले का समय था, पहले के टाइम में आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम लगता था, लेकिन अब आप मीलों दूर है। यहां का दिल्ली में बैठा व्यक्ति कन्याकुमारी में बैठे व्यक्ति को 1 सेकंड में पैसा ट्रांसफर कर देता है, है ना? 1 सेकंड में अपना पासवर्ड डाला, पेटीएम से गया। ये जो तीव्रता आई है ना, ये जो तीव्रता आई है चीजों के आने जाने की, ये है आज के वर्तमान समय का वैश्वीकरण। ये एक चिंता का विषय भी है। अब जैसे आज के टाइम पे है, अब जैसे ये ऑनलाइन का दुनिया के ऑनलाइन का सेटअप बन गया है। इस ऑनलाइन की दुनिया के सेटअप ने बहुत सारी चीजों को खराब भी किया और बहुत सारी चीजों को बढ़ावा भी दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब है, बहुत सारी चीजें हुई हैं इसके कारण, बहुत सारा रोजगार बढ़ा है, लेकिन इसने हमारे समाज को बीमार भी किया है। ये भी हकीकत है। इस बात को हम नकार नहीं सकते कि नकार सकते हैं? नहीं। बताओ, नकार सकते हो? हमें इसने अनफिट किया है बहुत ज्यादा। पहले जिम कल्चर इतना नहीं था, लेकिन आज जिम कल्चर बहुत ज्यादा हावी है। क्यों हावी है? क्योंकि सोशल मीडिया ट्रेंड है ना। पहले हम लोग व्यायाम करना पसंद करते थे, जिम करना नहीं पसंद करते थे। पहले हम क्या करते थे? व्यायाम करना पसंद करते थे। आज हम जिम करना पसंद करते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? वैचारिकता। और ये वैचारिकता हम पर पहुंच कैसे रही है? इंटरनेट के माध्यम से। सोशल मीडिया हमारे सारी चीजों को प्रभावित कर रही है। ये जो 3 चीजें हैं, इन तीनों को प्रभावित कर रही है। और कैसे कर रही है, मैं चरणबद्ध तरीके से आपको बताऊंगा एक एक चीज।
आपकी राजनीति को इन्फ्लुएंस कर रही है, आपकी कमाई को इन्फ्लुएंस कर रही है, आपकी संस्कृति को इन्फ्लुएंस कर रही है। हिंदुस्तान में हिंदी में रोजगार मिलना कठिन है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको रोजगार मिलना बहुत आसान है। क्यों भाई? भारत में भारतीय भाषाओं का सम्मान नहीं है, परंतु भारत में उस भाषा का सम्मान है जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा था। तो ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप खुद देखिए, हम अपनी भाषा की कद्र नहीं करते, लेकिन हम उनकी भाषा की कद्र करते हैं जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा था। सिर्फ क्यों? इस वैश्वीकरण के कारण। इस वैश्वीकरण ने हमें मजबूर कर दिया है कि हमें उस भाषा के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने फेसबुक का उदाहरण आपको दी कि अगर आपको फेसबुक प्रारंभ में चलाना था तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए थी, नहीं तो आप फेसबुक नहीं चला सकते थे। देखो आज के टाइम में फेसबुक मल्टीलैंग्वेज हो चुका है, लेकिन जब वो शुरू में आया था तो वो मल्टीलैंग्वेज नहीं था। वो आया था तो इंग्लिश में ही आया था। कंप्यूटर भी आया था तो इंग्लिश में ही आया था। कंप्यूटर के कारण ही इंग्लिश का प्रचार प्रसार इतना बड़ा है। बहुत सारी चीजों का प्रचार प्रसार इतना इसीलिए बढ़ा है, नहीं तो उनका भी नहीं बढ़ता। समझ में आई बात? बहुत सारी चीजों को, इंटरनेट का आविष्कार भी आपके यूएसए में हुआ है, तो यूएस की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उन्होंने भाई वो तो अपनी भाषा में ही बनाएंगे। और फिर उन्होंने बनाया, फिर उसके बाद वैसे तो उन्होंने बनाया था इंटरनेट को अपने आर्मी काम के लिए, अपने रिसर्च के लिए, लेकिन जब उनको लगा कि ये इससे तो हम दुनिया को अपने अधीन कर सकते हैं, तो उन्होंने उस चीज को पूरी दुनिया के लिए कर दिया, पूरी दुनिया को उन्होंने दे दिया। और आज के टाइम पे पूरी दुनिया का डाटा उनके पास मौजूद है। गूगल के पास सबका डाटा है, कौन कहां है उसे तो ये भी पता है। लोकेशन सबके फोन में सबका एंड्रॉइड फोन है, और सबके एंड्रॉइड फोन में गूगल की आईडी चल रही है ना? ईमेल तो उसी का है ना भाई। अगर एप्पल का है तब भी तो वही है सब, यूएसए में। ठीक है। वैश्वीकरण का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार है, इसीलिए जरूरी है कि हम इन प्रवाहों को इतिहास के संदर्भ में देखें। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि वैश्वीकरण आज से स्टार्ट हुआ है। वैश्वीकरण उस दिन से स्टार्ट हो गया है जिस दिन से इंसान ने बाजार में कदम रखा है, जिस दिन से इंसान के अंदर कमाने की इच्छा पैदा हो गई, उसी दिन से वैश्वीकरण ने दुनिया में अपने पैर जमाने प्रारंभ कर दिए। वैश्वीकरण का प्रारंभ उसी दिन हो गया था जिस दिन हमने बाजार बना लिया। जिस दिन हमने क्या बना लिया? बाजार। क्योंकि बाजार ही वैश्वीकरण के आधार का प्रमुख आधार है। वैश्वीकरण के प्रचलित होने के, प्रसारित होने के सबसे बड़ा कारण है बाजार। बाजार रहेगा तो वैश्वीकरण होना स्वाभाविक है। लेकिन जितना आज के समय में इसने तीव्रता दिखाई है, मैंने आपको उदाहरण बहुत सारे दे दिए हैं कि आज के जो वैश्वीकरण है वो तीव्रता वाला वैश्वीकरण है। उसमें सीमाओं की बाधा नहीं है, समय की बाधा नहीं है, समय की न सीमा की किसी चीज की बाधा नहीं है। ये इस वैश्वीकरण को बहुत खास बनाती है। ये जो वैश्वीकरण है ये इसीलिए इतना खास हो जाता है, और कोई कारण नहीं है इसके खास होने का। इसके खास होने का सबसे बड़ा कारण इसकी तीव्रता, इसका सीमा रहित प्रवाह है। आपने भी यहां देखा, इन प्रवाहों की गति और इनके प्रसार का धरातल, यह है इस वैश्वीकरण की सबसे बड़ी खासियत। आगे सुनिए। हालांकि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं, फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है। वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आज की वैश्वीकरण के लिए अगर किसी को हम सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं तो वो क्या है? प्रौद्योगिकी। क्या है? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। आज के इस वैश्वीकरण को सबसे ज्यादा सफल बनाने में अगर किसी ने भूमिका निभाई है तो प्रौद्योगिकी ने, टेक्नोलॉजी ने। टेक्नोलॉजी में भी किस टेक्नोलॉजी?
इंटरनेट की टेक्नोलॉजी ने। इस इंटरनेट की टेक्नोलॉजी ने आज के वैश्वीकरण को इतना ज्यादा तीव्र प्रभावित किया है। आज के वैश्वीकरण को अगर सबसे तीव्र गति किसी ने प्रदान करी है तो वो किसने प्रदान करी है? इंटरनेट ने। इंटरनेट के कारण ही ये वैश्वीकरण इतने ज्यादा बड़े स्तर पर सफल हो पाया है। वैश्वीकरण आज से नहीं है, वैश्वीकरण के होने के पीछे एक कारण नहीं है, लेकिन आज के वैश्वीकरण के इतने बड़े स्तर पर फैल जाने में सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की है। और उसमें भी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कौन सी? इंटरनेट की टेक्नोलॉजी। इंटरनेट की टेक्नोलॉजी ने आज के वैश्वीकरण को सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनाया है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनाया है। समझ में आई बात की? अभी भी नहीं आई है, ठीक है? आगे सुनिए आप लोग। इसमें कोई शक नहीं कि टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई। शुरू में जब छपाई की तकनीक आई थी तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। इसी तरह आज हम अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्ज पर सोचते हैं, प्रौद्योगिकी का उस पर असर पड़ेगा। आज खुद ही देखो, आपके क्या सोचने पर, आपकी सोच पर क्या प्रौद्योगिकी का प्रभाव नहीं है? बहुत ज्यादा है। हमारे बालों पे है, हमारे सभी चीजों पे तो प्रौद्योगिकी का ही प्रभाव है। टीवी में कोई ऐसे स्पाइक्स बना लेता तो हम भी उसी की स्पाइक्स को फॉलो कर लेते। टीवी भी क्या है? संचार का एक माध्यम है ना। जब से संचार क्रांति आई है तब से वैश्वीकरण का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से बढ़ा है। तब से वैश्वीकरण का प्रचार प्रसार बहुत ही तेजी से बढ़ गया है, बहुत तेजी से। और टीवी का सबसे बड़ा योगदान है वैश्वीकरण के प्रभाव के बढ़ाने में। सबसे बड़ा योगदान है टीवी का। कैसे है ये मैं बताऊंगा अभी आपको। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण संभव हुई है। इन प्रवाहों की गति में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए विश्व के विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज्यादा तेज और व्यापक होगी। देखो, जितनी तेजी से चीजों की, पैसे की आवाजाही होती है उतनी तेजी से लोगों की आवाजाही नहीं होगी। ये होगी भी नहीं कभी, क्योंकि जो विकसित देश है ना, वो कभी भी गरीब लोगों को अपने देश में नहीं आने देंगे। वो हमेशा उन्हीं लोगों को अपने देश में आने देंगे जो वहां की लिविंग स्टैंडर्ड को मैच करता है, वहां के लिविंग स्टैंडर्ड को मैच करता है। भारत के नीरव मोदी को वहां नागरिकता मिलेगी, ना कि भारत के किसी मजदूर को। ये बात जान लो। ब्रिटेन में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, किंगफिशर के मालिक को वहां पर नागरिकता मिलेगी, भारत की किसी मजदूर को नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये लोग, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये लोग वहां के आर्थिक तंत्र के लिए प्रभावशाली है। आर्थिक तंत्र को आगे बढ़ाने में पैसा लगाएंगे, लेकिन ये गरीब तो वहां पैसा कमाने जाएगा ना, इसको नहीं मिलेगा। आप ये जान लीजिए, हमारे देश से कमाने में बहुत तेज है, लेकिन हमारे देश के लोगों को रोजगार दिलाने में उतने तेज नहीं है ये लोग। अब आप खुद ही देखो, अपने देश में कितनी सारी कंपनियां हैं। आईटीसी का नाम सुना है? जिसकी क्लासमेट कॉपी है, ये आपके अमेरिका की कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है। तो अब मुझे बताओ, अगर ये प्रॉफिट कमाएगी तो क्या ये हमारे देश में लगाएगी? कभी भी नहीं लगाएगी, कोई भी कंपनी नहीं लगाएगी। रिलायंस भी कमाती है तो सबसे पहले अपने वेलफेयर पे लगाती है ना, देश के वेलफेयर पे नहीं लगाती है। कोई भी कंपनी नहीं लगाएगी भाई। प्राइवेट कंपनी का मोटिव ही क्या है?
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और वैश्वीकरण ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सबसे ज्यादा बढ़ाया है, क्योंकि वैश्वीकरण का आधार ही क्या है? लाभ कमाना। लाभ कमाना। लाभ नहीं कमाया जाएगा तो वैश्वीकरण कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वैश्वीकरण का मूल उद्देश्य है पूंजीवाद। बिना पूंजीवाद के तो वैश्वीकरण कभी बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए अमेरिका का इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इसीलिए अमेरिका दुनिया में ओपन मार्केट चाहता है, जिससे कि उसके ब्रांड्स उन मार्केट्स में जाएं और मोटा पैसा छापकर अमेरिका में डालें। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो क्या गूगल, फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम ये होते? नहीं। ये भी तो कमा रहे हैं ना मोटा पैसा यूट्यूब के थ्रू। आज के टाइम हम भी यूट्यूब के थ्रू कमा रहे हैं। हमारा भी संसार उसके माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार दिया, मैं मानता हूं यूट्यूब ने। लेकिन अगर ये हमारे देश का ही प्लेटफॉर्म होता तो इससे कितना बेनिफिट होता हमारे देश को? बहुत ज्यादा होता कि नहीं होता? बहुत ज्यादा होता बेनिफिट। लेकिन हमारे देश में हम कुछ नहीं बनाते, लेकिन हम दूसरे के प्लेटफॉर्म्स को दबा के पैसा कमाते हैं, दबा के। अगर यही YouTube हमारा होता, फेसबुक हमारा होता, तो हमारा इसमें रेवेन्यू शेयर कितना होता? बहुत मोटा होता, सबसे ज्यादा होता। ब्रिटेन, अमेरिका ऐसे ही तो कमा रहा है ना। अमेरिका अगर दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल हब बना पड़ा है, पैसे का केंद्र बना पड़ा है, तो उसके केंद्र बने होने के पीछे यही सारी चीजें तो है। आज के टाइम पे सबसे बड़ा चीज तो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया से जितना अमेरिका कमा रहा है उतना तो कुछ क्या मैं बता नहीं सकता आपको मैं बता नहीं सकता, इतना कमा रहा है अमेरिका इसके माध्यम से। भाई छोटे छोटे देशों की जितनी जीडीपी नहीं है जितनी की गूगल की और फेसबुक की, मेटा की कमाई है। इतने छोटे छोटे देशों की पाकिस्तान से ज्यादा कमाता है वो। पाकिस्तान की जितनी कमाई नहीं है ना, उससे ज्यादा गूगल कमाता है। उनका एक ही ऐप कमाता है। तो एक ऐप नहीं कहूंगा, पूरा गूगल इतना कमाता है, पूरा गूगल। आप देखो एक देश की कमाई से ज्यादा है उनकी कमाई, एक कंपनी की, एक व्यक्ति की कमाई इतनी है। माइक्रोसॉफ्ट के उसके भीतर देखो ना। तो भैया जिसके पास, और कैपिटलाइजेशन में जिसके पास पैसा रहेगा वही दुनिया का बाप बनेगा, वही दुनिया का बाप बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। कैपिटलाइजेशन का मेन पर्पस ही क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नथिंग। इसके अलावा उनका कुछ भी उद्देश्य नहीं है। समझ में आई बात? उनका मूल उद्देश्य है लाभ कमाओ और दुनिया को डालो धोखे में। आगे सुनो आप, ठीक है? तो जितनी तेजी से ये लोग पैसे की आवागमन, वस्तुओं का आवागमन करते हैं, उतनी तेजी से ये लोग लोगों का आवागमन नहीं होने देते। लोगों का आवागमन नहीं। भारत का इंसान इतनी जल्दी अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल सकती, या अमेरिका का वीजा नहीं मिल सकता इतनी जल्दी। जितनी जल्दी अमेरिका की चीजें भारत में आ जाती हैं, उतनी जल्दी अमेरिका का ट्रेन जितनी जल्दी भारत में आ जाता है, उतनी जल्दी अमेरिका का, इंडिया का बंदा अमेरिका नहीं पहुंच सकता। ये बात जान लो। अमेरिका सिर्फ उनका कराता है जो उनके लिए फायदेमंद है, वही अमेरिका आएंगे। जो अमेरिका का लिविंग स्टैंडर्ड अफोर्ड कर सकते हैं वही अमेरिका आएंगे। भारत के बड़े बड़े साइंटिस्ट उनको तो तुरंत बुला लेता है। तो तुमसे प्रॉफिट है ना भाई, जिनसे उसे प्रॉफिट है वो नल्ला बेरोजगार छपरी भी होगा ना, अगर उनको लगता है कि इस बंदे से मेरा प्रॉफिट है तो वो उसे उठा लेंगे। और हमेशा यही करते हैं। वो भारत का जो क्रीमी ब्रेन होता है ना, उसको खरीदने में जितना पैसा डालना हो डाल देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिन भारतीयों में भारत के प्रति देश प्रेम होता वो नहीं चाहते कभी भी। अब्दुल कलाम जी, समझ में? एपीजे अब्दुल कलाम जी उसके सबसे बड़े उदाहरण है। नासा उन्हें बेहिसाब पैसा दे रहा है था, लेकिन नहीं गए। उन्होंने कहा भैया जिस देश के हम हैं उस देश को प्रथम सेवा देना उस देश का कर्तव्य है। उस देश को हम पहले सेवा देंगे, हम उनको सेवा नहीं देंगे जो अपने लाभ के लिए दुनिया को बर्बाद करने पे तुले रहते हैं। अमेरिका जितना हरामखोर, अमेरिका जितना लालची,
अमेरिका जितना धोखेबाज इस दुनिया में कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है, ये बात आप जान लो। इतना ज्यादा धोखेबाज है अमेरिका। आगे सुनो, विचार कीजिए। इन प्रवाहों की गति में अंतर हो, अच्छा ये हो गया। बहरहाल संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो ऐसी बात नहीं। यहाँ जरूरी बात है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा। बर्ड फ्लू अथवा सुनामी किसी एक राष्ट्र की हदों में सिमटे नहीं रहते। और ये सच है कि आज के समय पर किसी एक देश में कुछ होता है तो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज हम सबसे एक बहुत ही करीबी तौर पर जुड़ चुके हैं। जैसे कोरोना आया, कोविड-19 आया, चीन में आया, लेकिन इससे पूरी दुनिया ग्रसित हुई। तो ये सच है क्योंकि हमारे बीच में चीजों का प्रवाह है ना, जो चीजों के आवागमन की प्रवाह है, लोगों के आवागमन का जो प्रवाह है वो बहुत तीव्र हो चुका है। और इस तीव्रता के कारण ही ये हो पाया है कि आज बीमारियों का भी प्रवाह बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये समझ लीजिए कि दुनिया में अगर कोई एक देश बर्बाद होगा ना तो सब पर उस बर्बादी की आंच जरूर आएगी। कोई एक देश जलेगा तो उसकी लपटें सब तक जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। इसीलिए आज पर्यावरण पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं बचेगा, किसी एक देश को भी पर्यावरण के कारण बर्बादी का सामना करना पड़ेगा तो पूरी दुनिया बर्बाद होगी। ना अमेरिका बचेगा, ना ब्रिटेन बचेगा, ना फ्रांस बचेगा, ना पुर्तगाल बचेगा, कोई नहीं बचेगा। ये बात आप जान लीजिए मेरी। और चाहे इनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, नहीं बचेंगे। इसीलिए आज पर्यावरण पे चर्चा हो रही है। या देख लीजिए, कोविड-19 आया तो क्या अमेरिका बच गया था कोविड-19 से? क्या वहां के लोग नहीं मरे थे? सब जगह के मरे, ब्रिटेन के भी मरे थे, फ्रांस के भी मरे थे, पुर्तगाल के भी मरे थे, जर्मनी के भी मरे थे, सब जगह के तो मरे थे। कहां के नहीं मरे भाई? कि इनके पास पैसे की तो कमी नहीं है, फिर भी ये अपने नागरिकों को नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें पैसा काम नहीं आता, जिनमें काम आता है आपसी सहयोग। समझ में आई बात? आपसी सहयोग काम आता है। आगे सुनो, ये घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं का जोर नहीं मानती। ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं तो उनका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्रीय परिवेश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व भर में महसूस किया जाता है। जैसे आपका रशिया यूक्रेन वॉर है, उस कॉन्फ्लिक्ट का पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा है। जैसे अब आपका फिलिस्तीन और इजराइल चल रहा है तो उसका पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है, पूरी दुनिया पे इसके प्रभाव है। तो दुनिया में जैसे अमेरिका में आर्थिक तंगी आई तो उसका पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा था, सिर्फ भारत को छोड़कर पूरी दुनिया को उसका सामना करना पड़ा था, लेकिन भारत पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। सिर्फ किसके कारण? माननीय मनमोहन सिंह जी के कारण, उनकी आर्थिक नीतियों के कारण भारत उस आर्थिक महामारी से बच पाया था। तो अब हम चल रहे हैं इस वैश्वीकरण के प्रभावों को समझने। अब हम चल रहे हैं किसको समझने? वैश्वीकरण के प्रभावों को। तो चल रहे हैं हम सबसे पहले समझने वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। देखो, एक भी प्रभाव ना, सारे प्रभाव एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ही प्रभाव का बोलबाला है, सभी प्रभावों का बोलबाला है और हर प्रभाव का एक दूसरे से अंतर संबंध है। बिना अंतर संबंध के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, सबका अंतर संबंध है एक दूसरे से। कैसे है ये मैं आपको बखूबी समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे वैश्वीकरण का कोई एक प्रभाव नहीं है। पहली बात तो वैश्वीकरण के बहुत सारे प्रभाव हैं और हमने यहां पर मुख्य रूप से 3 प्रभावों को रखा है। राजनीतिक प्रभाव,
है ना, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव और सांस्कृतिक ठीक है। इन तीनों का एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कनेक्शन, ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित, कोई अलग नहीं है। कैसे अलग नहीं है? देखो, राजनीति पे पैसे का, अगर आप पूंजीवादी समाज में, पहली बात तो समझ लो, अगर आप वैश्वीकरण के आसार, वैश्वीकरण में है, इसका मतलब आपका देश पूंजीवादी बाजार के अंतर्गत संचालित हो रहा है। आपके देश में पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था है। समझ में आ गया? अगर आप वैश्वीकरण के सदस्य हैं, वैश्वीकरण से प्रभावित देश है, तो इसका मतलब आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार संचालित हो रही है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संचालित हो रही है। इसका मतलब पैसे का बहुत ज्यादा महत्व है, पैसा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पैसा ही सब कुछ है, मान लीजिए चलो पैसा। वैश्वीकरण मतलब पैसा ही यहाँ सब कुछ होता है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। वैश्वीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी चीज की होती है तो वो किसकी होती है? पैसे की। ठीक है, तो पैसे का राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है, पैसे का आर्थिकी पे भी प्रभाव पड़ता है, और पैसे का संस्कृति पे भी प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है ये मैं आपको चल रहा हूं बताने। सबसे पहले चल रहे हैं हम किसको समझने? राजनीतिक, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव को समझने, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। अब मान लो, अब जैसे हमारे देश के आजकल दो उद्योगपतियों का नाम बहुत चर्चा में, किनका? रतन टाटा जी का नहीं है, और आपके अडानी साहब और आपके अंबानी साहब, है ना? अडानी और अंबानी। और हमारे देश की सत्ता में बैठी पार्टी कौन सी है? भाजपा, है ना? इन तीनों का बहुत ज्यादा नाम, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है ना, वो इनका नाम बोलते हैं कि हमारी जो तत्कालीन सरकार है वो इनके फेवर में काम कर रही है, वो आरोप लगाते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये सच है। आज ये कोई भी मना नहीं कर सकता कि ये प्रभाव नहीं है। भैया ऐसा क्या है अडानी में कि उनको भारत के सभी एयरपोर्ट उन्हें कैसे मिल रहे हैं, सारे पोर्ट्स उन्हें कैसे मिल रहे हैं, सारे भारत के महत्वपूर्ण टेंडर उन्हें कैसे मिल रहे हैं? ऐसा उनमें क्या खास है भाई? और भी तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना हमारे देश में, कि सिर्फ वो ही है, लेकिन अधिकतर टेंडर उन्हें ही कैसे मिल रहे हैं? सवाल है ना बड़ा। उनका, मैं आपको बता रहा हूं, उनका 2014 से अभी तक उनकी आय में 200 गुना वृद्धि हुई है। 200 गुना, आप अंतर देखो, 2 गुना नहीं, 200 गुना वृद्धि होना कोई छोटी बात नहीं है। और बिना राजनीतिक सहयोग के तो ये संभव ही नहीं है। एक टाइम पे बंद हो गए थे, वो तीसरे वर्ल्ड आप खुद देखो ना कैसे भैया, बिना राजनीतिक सहयोग के आप इतने ऊपर उठ ही नहीं सकते कभी, कोई भी। ये अगर गंगा जी में खड़े होकर भी कहते हैं कि मेरे ऊपर भारत सरकार का हाथ नहीं है, मेरा पार्टियों के साथ इंटर कनेक्शन नहीं, तो मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप पूंजीवादी समाज में रह रहे हैं तो बिना पैसा खर्च किए आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, सब कुछ नहीं मिल सकता। ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। समझ में आई बात? ये संभव ही नहीं है, ये बात आप जानिए। तो चल रहे हैं हम समझने राजनीतिक प्रभाव कैसे पड़ता है वैश्वीकरण का दुनिया पर। सुनना बहुत ध्यान से। विश्व की समकालीन प्रतिक्रियाओं के प्रभाव के बारे में जारी बहसों में एक यह है कि इसका राजनीतिक असर क्या हो रहा है। राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का असर कैसे होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि वैश्वीकरण का आपके
आपकी राजनीति पर, आपके देश की संप्रभुता पर, आपके देश की स्वतंत्रता पर, आपके देश के नीति निर्माण पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। भाई नेता जो है वो भी पैसे के भूखे हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी को पैसे नहीं चाहिए, किसी को पैसे से प्यार नहीं है, सबको पैसे से प्यार है। कोई भी नहीं कह सकता कि हमें पैसे से प्यार नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता इस बात को, तो कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी नेता इस बात को नहीं कह सकता, चाहे वो किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, सबको चाहिए पैसा। अब चाहे भाई माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, ऐसा तो नहीं है कि वो 5 रुपए का कुर्ता पहन रहे हो, 5 रुपए का धोती, ऐसा तो नहीं है। उनके सूट्स की कीमत सब जानते हैं, उनके कुर्ते पैजामे की कीमत सब जानते हैं, वो भारत सरकार के जिस प्लेन में जाते हैं उस प्लेन की कीमत भी सब जानते हैं, वो जिन गाड़ियों में चलते हैं उन गाड़ियों की कीमत भी सब जानते हैं, उनकी सुरक्षा पर खर्च होने वाले पैसे को भी सब जानते हैं, सब जानते हैं। इस बात से कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता कि आज के समाज में समाज को संचालित करने के लिए पैसा कितनी बड़ी चीज है, इस बात को हम सब जानते हैं। तो भैया अगर मान लो मैं आपको चुनाव में डोनेशन दे रहा हूं, चंदा दे रहा हूं, तो मैं भी तो आपसे एक्सपेक्ट करूंगा ना कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप मेरे लिए कुछ करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर मैं आपको चंदा दे रहा हूं, डोनेशन दे रहा हूं, तो मेरी भी तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है ना, कोई फ्री में तो आप पर पैसा नहीं लगाएगा ना। और अगर नेता, सुन लो भाई, अगर नेता चुनाव में पैसा लगा रहा है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि जीतने के बाद तो मैं पैसा वसूल करूंगा ही करूंगा। और हमारे देश की जनता इस बात को समझती नहीं। आप जो अपने 5,000 में वोट बेच देते हो ना, 5,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, वो आपके हक के करोड़ों रुपए मार जाता है। 5 साल में क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे भाई। इसीलिए कहते हैं वोट बेचो मत, वोट बहुत ही कीमती है। लेकिन हमारे देश की जनता 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 में अपने वोट बेच देती है, अपना वोट बेच देती है। वोट बेचने का अर्थ है देश बेचना, और वोट बेचने वालों से बड़ा गद्दार इस देश में कोई नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी सरकार को वहां बिठा लेते हैं जो देश के संसाधनों का पैसा लूटते हैं, देश के संसाधनों का पैसा लूटते हैं। कैसे, मैं अभी वही समझा रहा हूं आपको। अब मान लीजिए, अब आपको मैंने चुनाव के लिए डोनेशन दिया है, मैंने दिया है, आपको भी दिया है, मैंने इनको 2 करोड़ दिया है, आपको 4 करोड़ दिया है। मुझे लगता है कि आपकी सरकार बनेगी, मैंने इनको भी दिया है। क्यों दिया भाई, मुझे पता है कि इनकी सरकार नहीं बनेगी, फिर भी मैंने दिया। अगर बन गई तो बाई चांस, विपक्ष में रहेंगे तो, विपक्ष में तो रहेंगे ना भाई, विपक्ष में तो रहेंगे। सुनना ध्यान से, मैंने आपको 4 करोड़ दिया तो आप सरकार में आए, आप कहा किस में आए, आप सरकार में आए, ये विपक्ष में, तो आप नीतियां बनाएंगे। भैया संसद में तो दोनों लोग हो ना, दोनों लोग हो ना, बहस तो दोनों लोग करोगे ना, तो दोनों लोग, ये आप आओगे, ये आपके उन नीतियों पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे ना कि भाई ये नीति ऐसे 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 करेंगे ना, तो आप लाओगे इनको भी मैंने पैसे दे रखे हैं, तो ये उतने हार्ड क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, फिर इतने हार्ड क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। आपसे बस ये कह देंगे कि इसमें ये चेंज कर दो, इसमें ये चेंज कर दो। ये वो मुद्दे ही नहीं उठाएंगे जो जनता से सच में संबंधित होंगे, जो जनता से सच में संबंधित होंगे वो मुद्दे ही नहीं उठाएंगे, और आप नीति पास कर दोगे, वो नीति मेरे फेवर में होगी, और फिर आराम से मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा। अब मैंने जो आपको 4 करोड़ दिए हैं, 2 करोड़ उनको दिए, 6 करोड़ में मैंने अपने फेवर में नीतियां बनवा ली। अब मेरे लिए आपने नीतियां फेवर में कर दी, तो इसका मतलब है मैं आराम से आपको 6 करोड़ दे के मैंने 600 करोड़ कमा लिए, और मैंने भी आपको उसमें थोड़ा बहुत और दे दिया, दोनों को दे दिया, दोनों खुश। तो इससे क्या हुआ, देश की जनता का आप दोनों ने विश्वास तोड़ दिया। आपको वैसे क्या, आपको किसी के फेवर में काम नहीं करना चाहिए, आपको देश के फेवर में काम। इसका मतलब क्या, आपने देश की सोवेरेनिटी बेच दी, संप्रभुता बेच दी, स्वतंत्रता बेच दी, देश के नीति निर्माण की स्वतंत्रता आपने बेच दी। जहां नीति निर्माण में
जनता केंद्र में होनी चाहिए थी, वहां आपने किसको केंद्र में लाके खड़ा कर दिया? उस उद्योगपति को। उस उद्योगपति के फेवर में नीतियां बनाने के लिए आपने जनता के फेवर को दरकिनार कर दिया। इस प्रकार से आपका वैश्वीकरण आपके राजनीति पर प्रभाव डालता है। नीति निर्माण को वो अपने फेवर में कर लेता है पैसे देकर, कि आप उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाओ, आप उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाओ। समझ में आई बात? पर्यावरण के लिए जो स्ट्रिक्ट रूल है, आप उन स्ट्रिक्ट रूल्स को मेरे लिए ढीले कर दो, जिससे कि मैं पर्यावरण का शोषण करके कमाई कर सकूं मोटी। ये हो जाता है। आप वहां हाईवे ले जाओ जहां मेरी फैक्ट्री है, ये कर देते हैं नेता लोग। अभी एक उद्योगपति की फैक्ट्री यहां है, हाईवे जाना था यहां से, हाईवे को मोड़ दिया यहां से। भैया हाईवे का यहां से मोड़ने का मतलब समझते हो आप? इसका कितना बेनिफिट होगा? इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाएगा, सब कुछ तो घट जाएगा। अब देख लो, राजनीति का आर्थिकी से संबंध है कि नहीं है? तीनों एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं है? बात समझ में आई? तीनों का एक दूसरे से अंतर संबंध है भाई। ऐसा नहीं कह सकता कि कोई इनका अंतर संबंध नहीं है, सीधे सीधे तौर पर अंतर संबंध है। और पूंजीवादी समाज में तो सीधे तौर पर संबंध होता, तो कोई रोक नहीं पाता करने से। आपको भी मैंने पैसे इसीलिए दिए कि आप वो प्रश्न ना पूछे जिससे कि मेरे नीति निर्माण में दखल आए। तो आप दोनों ने देश के साथ गद्दारी करी है, देश की सॉवरेनिटी के साथ गद्दारी करी है। देश की जो सॉवरेनिटी का मतलब, संप्रभुता का क्या मतलब होता है? देश पर देश का शासन। लेकिन देश पर आपने किसका शासन कर दिया? उस उद्योगपति का शासन कर दिया। आप दोनों ने उस उद्योगपति को फेवर करने के लिए देश की जनता के साथ धोखा करके उस उद्योगपति के फेवर में काम कर दिया। भैया हाईवे यहां से जाना था, लेकिन आपने हाईवे को यहां से मोड़ दिया उसकी फैक्ट्री के पास से। रेलवे लाइन को यहां से जाना था, रेलवे लाइन को आपने यहां से कर दिया। रेलवे लाइन को आपने उसके फैक्ट्री के पास से कर दिया। कितना आपने उसको बेनिफिट कर दिया? इतनी छोटी छोटी चीजों के माध्यम से उद्योगपतियों को इतना बेनिफिट हो जाता है। और आपने उसे पहले ही बता दिया कि भाई मैं इधर ले जा रहा हूं हाईवे। सरकार की नीति आपने पहले बता दी, तो उसने उस एरिया के किसानों से पहले ही जमीन खरीद ली। उस एरिया के किसानों से उसने पहले ही जमीन खरीद ली। और फिर जब आप जब एक्वायर करने, अर्थात सरकार जब एक्वायर करने गई सरकार, तो उसने उसी जमीन को जो उसने 1 करोड़ में खरीदी थी, उसी जमीन को 10 करोड़ में बेच दी। सीधा प्रॉफिट। और उसी के अगल बगल उसकी और जमीन थी, उसने वहां पर अपने रेस्टोरेंट, फैक्ट्रीज खोल दी। ऐसे बेनिफिट करती है सरकार, जनता को पता भी नहीं चल पाता और उद्योगपतियों का बेनिफिट हो जाता है। समझ में आई बात? तो जिस सरकार का दायित्व था जनता के फेवर में काम करना, किसी के दबाव में ना आकर काम करना, सरकार ने सब कुछ दबाव में आकर कर तो दिया। सोवेरेनिटी को खा गया, देश की सोवेरेनिटी तो आपने चाट डाली। इसी बात को हम बखूबी समझ जाएंगे। तो यह है वैश्वीकरण का प्रभाव। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो तो छोटे देशों में आराम से अपने अनुसार काम करती हैं। यही चीज बताई गई है आपके इसमें, सुनना बड़े ध्यान से। अब बात समझ में आई कि कैसे वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है? आ रहा है कृष्ण समझ में कि नहीं आ रहा है? राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का असर कैसे होता है? इस सवाल का जवाब देते समय हमें कम से कम 3 पहलुओं का ध्यान रखना होगा। क्या है वो पहलू? ध्यान से सुनना होगा। सबसे सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकार को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। जो सरकार को करने चाहिए काम, उन कामों को सरकार करती नहीं। अब आप जान लो, स्कूल बनाना सरकार का काम है ना? स्कूल बनाना सरकार का काम है, हॉस्पिटल बनाना सरकार का काम है, लेकिन सरकार उन कामों को करना कम कर देती है। आज के टाइम पे आप खुद देख लो, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहे हैं आज के टाइम पे, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहे हैं और कितने गवर्नमेंट स्कूल बन रहे हैं हाई क्लास। उनके कंपैरिजन में आप प्राइवेट को देख लो, प्राइवेट हॉस्पिटल कितने बन रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स कितने बन रहे हैं।
देखो ना, कंपैरिजन करो, आपको पता चल जाएगा कि कितने गवर्नमेंट स्कूल बन रहे हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज बन रहे हैं और कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहे हैं, और उन्हीं के कंपैरिजन में देखो कितने प्राइवेट। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, सरकार उनको मोटा बेनिफिट पहुंचाना चाहती है। भाई अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, अच्छे हॉस्पिटल नहीं रहेंगे, तो मजबूरन आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना पड़ेगा। और आप अपने बच्चे के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही नहीं सकते। आप अपनी जिंदगी को दूभर कर दोगे, लेकिन अपने बच्चे को किसी सरकारी जहां पढ़ाई नहीं होती उस स्कूल में तो कदापि नहीं भेजोगे। आप प्राइवेट स्कूल में भेजोगे, चाहे आपको 1 घंटे की बजाय 10 घंटे काम क्यों ना करना पड़े, लेकिन आप अपने बच्चे के तो देखो, पड़ी ना प्रभाव, पैसे का प्रभाव पड़ा ना सरकार के ऊपर की नहीं पड़ा? पड़ा ना। नेताजी को पैसे दे दिए गए, मुख्यमंत्री साहब की जेब में पैसे डाल दिए किसी उद्योगपति ने कि मुख्यमंत्री साहब राज्य में स्कूल नहीं बनने चाहिए, राज्य में हॉस्पिटल नहीं बनने चाहिए। मुख्यमंत्री साहब ने राज्य में स्कूल हॉस्पिटल बनाने बंद कर दिए लोग, और प्राइवेट स्कूल्स को, प्राइवेट कॉलेजेस को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे परमिशन पे परमिशन, परमिशन पे परमिशन। बुनियादी काम ये करने का किसका दायित्व है? सरकार का। लेकिन सरकार इन कामों को कर ही नहीं रही। किसके दबाव में? बड़े बड़े उद्योगपतियों के दबाव में। बात समझ में आई कि किस प्रकार से वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है आपकी राजनीति पर, आपके देश की नीति निर्माण पर। अब बात समझ में आई? पैसे के आगे सारे नेताओं की नीयत नीचे चली जाती है। आगे सुनो इसी बात को और ध्यान से। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है। अब राज्य कल्याणकारी कामों में नहीं इन्वॉल्व होता, अब राज्य कल्याणकारी काम करने में इंटरेस्ट नहीं रखता। अब आज के समय में आप बताओ मुझे, कौन सी सरकार है जो कल्याणकारी कामों पे ज्यादा ध्यान दे रही है? बताओ। कोई पब्लिक वेलफेयर पे काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, इस चीज को देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। कितने जेएनयू बना दिए हैं हमारे देश की सरकार ने? कितने जेएनयू बनाए हैं? कितने बताए ना? कितने जेएनयू हैं? कितनी दिल्ली यूनिवर्सिटीज हैं? प्राइवेट है। आईएमआईटी देखो कितना बड़ा बन गया। आईएमआईटी के कितने सेंटर बन चुके हैं। जेएनयू के कितने सेंटर बना लिए हमारी सरकार ने। क्या आईएमआईटी वाले के मालिक से ज्यादा हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है? बहुत है, लेकिन बन नहीं रही। क्यों नहीं बन रहे भाई? क्योंकि आईएमआईटी में जाए बच्चा। शिक्षा को आप बिकाऊ कर रहे हैं, और इसको बिकाऊ बनाने में हमारे देश की जनता की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि हमारी जनता भी तो पैसे लेकर वोट बेच रही है। तो भाई जब पैसे लेकर वोट बेचोगे तो जब व्यक्ति सत्ता में जाएगा वो भी पैसे कमाएगा। सीधी बात है, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया है। और अगर भाई एज ए बिजनेस उसने इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस का फॉर्मूला ही क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इफ आई इन्वेस्ट इन समथिंग आई वॉन्ट प्रॉफिट। अगर मैंने किसी चीज में निवेश किया है, मैंने किसी चीज में पैसा लगाया है, तो मेरा उद्देश्य क्या होगा? पैसा कमाना, लाभ कमाना। मेरे लिए जनता की भलाई करना नहीं होगा फिर। और फिर अगर नेता चुनाव के समय में पैसा खर्च कर रहा है, फिर उसका भी उद्देश्य क्या होगा? जीतने के बाद पैसा कमाना, जनता की भलाई जाए भाड़ में। फिर उसे जो उद्योगपति पैसा देगा उसी के हिसाब से वो नीतियां बना देगा कि लो बेटा जी, तुमने मुझसे बिना पैसे लिए वोट नहीं दिया, तो लो बेटा जी जो तुम्हारे हक की नीतियां दी, मैंने उसको किसके हक में कर दी? उद्योगपति के हक में। आई बात समझ में? तो इस तरह से काम होता है। आगे सुनो। और इनकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। आज के टाइम पे आज आपकी सरकारें बहुत ही ज्यादा लिबरल हो चुकी हैं। नो इंटरफेरेंस। प्राइवेट मार्केट जैसा काम करना चाहिए करने दो, नो इंटरफेरेंस। कमाई के लिए पेड़ काटने हो काट डालो, कोई दिक्कत नहीं।
कमाई के लिए पेड़ काटना हो काट डालो, घर उजाड़ने हो उजाड़ डालो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पैसा पहुंचा देना, बस कुछ पैसा पहुंचा देना, जेब में मेरे पैसा आ जाए, भाड़ में जाए, जंगल भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, सब कुछ, किसी से मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। समझ नहीं बात? आगे सुनो। अब राज्य मतलब यहाँ किससे है? सरकार से, ठीक है। राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्थाओं को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया है जिसका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता था। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिकी और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बढ़ी है। इससे सरकारों के अपने दम पर फैसले करने की क्षमता में कमी आती है। देख लो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन जिन देशों में गई हैं, अब अमेरिका क्या हमारे देश की सरकार को इन्फ्लुएंस नहीं करता? करता है। फेसबुक क्या इन्फ्लुएंस नहीं करता? करता है, बहुत बड़े स्तर पर करता है। आप सूचनाएं कहां देख रहे हैं बताओ मुझे? सूचनाओं को कहां देख रहे हैं? यूट्यूब पे देख रहे हैं ना। और यूट्यूब चाहे जिसकी चाहे उसकी सरकार बनवा दे, जिसकी चाहे उसकी सरकार गिरवा दे। फेसबुक जिसकी चाहे उसकी सरकार बनवा दे, जिसकी चाहे उसकी सरकार गिरवा दे। भारत में उसकी मर्जी, वो विपक्ष के कंटेंट को बढ़ाए ही ना, प्रमोट ही ना करे और सत्ता में बैठी पार्टी का प्रमोट करता रहे। और अगर उसे लगता है कि विपक्ष जो सत्ता में बैठी पार्टी है वो उसके फेवर में काम नहीं कर रही, तो उसके कंटेंट को डाउन कर दे और दूसरे के कंटेंट को अप कर दे, कर लो। फिर किसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा ब्रॉडकास्ट होगी? सत्ता में नहीं, जो उसके फेवर में है। किसके? गूगल के और यूट्यूब के, जो इंस्टाग्राम के, फेसबुक के जो फेवर में, उसकी सूचनाओं को प्रमोशन मिल जाएगा। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस प्रकार से आपके देश को कंट्रोल कर रही हैं। आज के देश पर आपका कम कंट्रोल है, इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ज्यादा कंट्रोल दिखाई पड़ता है। इसके लिए हमें भी सोचना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा। बिना सोचे समझे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? बिना सोचे समझे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात जान लो आप। इसको समझना, इसको जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम इन सब चीजों से उठकर अपनी देश की सरकारों के एडवर्टाइजमेंट से बाहर निकलकर जब तक हम वास्तविकता में ना देखें, तब तक हम विश्वास ना करें। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रेलगाड़ियों का उद्घाटन करने के लिए चले जाते हैं। आपने कितनी बार देखा कि उन्होंने कितने विश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया? भाई कितने विश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया? कितने एम्स का उद्घाटन किया? बताएं मुझे। अगर बने हैं एम्स, बने हैं विश्वविद्यालय, तो कितनों का उद्घाटन किया उन्होंने? कितने सरकारी विश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया उन्होंने? और कितने अस्पतालों का उद्घाटन किया? बताएं मुझे। जिस देश का प्रधानमंत्री रेलगाड़ियों का उद्घाटन करने चला जाता हो, उस देश के प्रधानमंत्री का क्या एम्स उद्घाटन नहीं होगा? आप खुद सोचो। वंदे भारत कहीं भी नहीं चलती है तो उसका उद्घाटन करने माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं। तो आप खुद सोचो, अगर एम्स बनेगा और अगर विश्वविद्यालय नए खुलेंगे या उनकी आधारशिला रखी जाएगी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं जाएंगे? हो सकता है ऐसा? खुद सोचो। जो रेलगाड़ी का उद्घाटन करने जा रहे हैं वो इन चीजों का उद्घाटन करने नहीं जाएंगे? आप खुद बताओ मुझे। जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनको पॉपुलैरिटी तो चाहिए ही चाहिए, है ना? तो कहां है? बहुत लोग दावा करते हैं कि 21 विश्वविद्यालय बन गए, 21 बन गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो है कहां वो? उनके कितने उद्घाटन किए हैं? दिखाएं ना मुझे, मैं भी तो देखना चाहता हूं। कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने हैं, ये भी बताओ ना मुझे। आप ये पूछा करिए सरकार से कि आपने कितने बनाए हैं, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कितनी परमिशन दी है,
इससे हमें कोई मतलब नहीं। आपने हमारे कर का प्रयोग करते हुए कितने हमारे लिए निःशुल्क अस्पतालों का निर्माण किया है, इस बात के लिए बताइए, इस बात को बताइए। आपने कितने जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय बनाए, इस बात को बताइए आप। लेकिन हमारे देश की जनता ऐसे सवाल कहां कर पाती है? ऐसे सवाल करने की उसमें क्षमता कहां है कि वो सवाल करे हमारे देश की सरकार से? कहां है? आज के टाइम पे आपके देश की राजनीति पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों का बोलबाला है। कल भी मैंने आपको वैश्वीकरण पढ़ाया था, तो मैंने आपको बता दिया आज के टाइम पे रिटेल मार्केट, रिटेल काउंटर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितना काम कर रही है। मुझे बताए ना, क्या है नीतियां उनकी, क्या है नीतियां, मैं भी तो जानूं। लोन है, मैं मान रहा हूं लोन बहुत अच्छी चीज है, लोन दे रही है सरकार हमारी, बहुत अच्छी नीति है। लेकिन उस लोन के लिए जो क्राइटेरिया आपने बनाया वो क्या है, वो भी स्पष्ट करिए आप। नीतियां बनाना बड़ी बात नहीं, उन नीतियों को जनता तक पहुंचाना भी बड़ी बात होती है। और उन नीतियों को पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट काम नहीं करते, उन नीतियों को पहुंचाने के लिए लोगों के बीच में आपके जो नेता उन्होंने चुन के भेजे हैं उनको जब भेजो आप। उनको क्यों नहीं भेजते भाई आप? वो किस लिए है? वो किस लिए है? उनका क्या काम है? 5 साल तक लिए बस चुन लिए गए हैं तो बैठेंगे एसी के कमरे में? यही काम है उनका कि जनता को आपकी नीतियां पहुंचाना उनका काम है। पूछो आप, नहीं पूछते हम, इसीलिए हमारा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है और हम लोग उसका मजा आनंद उठा रहे हैं। इसी के साथ साथ एक बात और भी है, वैश्वीकरण में हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती हो ऐसी भी बात नहीं है। देखो, हर सिक्के के दो पहलू हैं भाई। वैश्वीकरण से जन कल्याण के कामों में जो बाधा आती है, वही वैश्वीकरण के कारण समाज में आर्थिक विकास भी बहुत ज्यादा होता है। ये भी है सच, ये भी सच है। चकाचौंध बढ़ती है देशों में, ये भी सच है। गुणवत्ता आती है देश में, ये भी सच है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वैश्वीकरण खराब है। आप संतुलित सब कुछ करिए, दोनों पहलुओं पर ध्यान दीजिए। नहीं तो एक पहलू पर आप ध्यान देंगे और दूसरे पहलू पे नहीं देंगे तो दूसरा पहलू से सड़ा के खत्म कर देंगे। भाई दो सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक तरफ से आप सिक्के को चमका रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से जंग लग जाएगा तो खत्म तो हो ही जाना है भाई। एक तरफ से साफ करने से कुछ नहीं होगा, दोनों तरफ से सही करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये नहीं कहता कि वैश्वीकरण के सिर्फ नकारात्मक प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव भी है। सकारात्मक प्रभाव भी है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के कारण देश की उत्पादकता में, देश की उत्पादकता की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, कंपटीशन बढ़ा है, ये अच्छी बात है। लेकिन जितने प्राइवेट कॉलेज खुले उतने सरकारी भी तो खुले। जिस परिवार के जेब में पैसा नहीं है उसका बच्चा भी तो पढ़े, उस बच्चे को भी तो आगे बढ़ने का मौका मिले। इसीलिए तो आप है ना सरकार नाम की चीज, नहीं तो आपको क्यों बनाया जाता? बताइए मुझे, आपको बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? जिससे कि उसका बच्चा भी आगे बढ़े, उसके बच्चे को भी अवसर मिले, जिससे कि वो भी आगे निकल सके। नहीं तो फायदा क्या है फिर आपके होने का? आगे सुनिए। राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिलती। सच बात है, सरकार को तो कोई चुनौती दे ही नहीं सकता कभी भी। सरकार चाहे कुछ भी हो जाए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्यों ना आ जाए, रिलायंस कितनी बड़ी भी कंपनी क्यों ना बन जाए, लेकिन वो सरकार को कभी कम्पीट नहीं कर सकती। सरकार को कम्पीट कभी नहीं कर सकती, ये सच है। और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच मौजूद पुराने ईर्ष्या और प्रतिद्वंदता की दखल है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को कार्यों को पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं।
वस्तुतः कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। अब राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। इस सूचना के दम पर राज्य ज्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ है। ये सच है, सरकारें बहुत ज्यादा ताकत हुई है। वैश्वीकरण में सरकार के पास प्रौद्योगिकी भी पहुंचाई है, जिससे सरकार बहुत ज्यादा प्रभावशाली हुई है। लेकिन ये भी सच है, सरकार के बहुत सारे कामों पर, सरकार के बहुत सारे मूलभूत कामों के ऊपर वैश्वीकरण ने प्रभाव डाला है और उन कामों से सरकार का केंद्र हटा दिया है। ये भी सच है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मैंने सोचा था कि मैं तीनों पहलुओं को पढ़ा दूंगा, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। तो अगली क्लास में हम समझेंगे आर्थिक को और सांस्कृतिक को। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।